हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम डेली 25 क्वेश्चन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। कौन से वर्ष जो भारत है एक प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। इनमें हम वह सभी प्रश्न इंक्लूड करते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 1935, बी है 1950, सी है 1947 और डी है 1951। किस वर्ष में भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 1950 में भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन चुका था। अगले प्रश्न की तरफ चल देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दो शब्द वे कौन से हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन और किया कब गया था। तो ये भी याद रखेंगे 1976 में संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था और यही उद्देशिका आपकी क्या हुई थी, आगे चल करके प्रस्तावना का आधार बनी थी। क्या बनी थी? प्रस्तावना का आधार बनी थी। तो ऑप्शन ए आपके सामने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जो शब्द जोड़े गए थे वह 3 शब्द जोड़े गए थे और वह 3 शब्द थे आपके समाजवाद, अखंडता और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें जो 2 शब्द हैं वो आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। जो भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी है मूल कर्तव्यों में, डी है प्रस्तावना में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रस्तावना में विचारों की अभिव्यक्ति जैसे इन पूर्णतः शब्दों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे क्या चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। ऑप्शन ए है संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी, ऑप्शन बी है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि क्या थी, या ऑप्शन नंबर सी है संविधान का स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर डी है शासन के ध्येयों का विवरण। तो जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है उससे हमें किसी एक चीज़ का इनमें से दिए हुए ऑप्शन से जो है पता नहीं चलता है। तो वह ऑप्शन आपका कौन सा होगा, आप फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि संविधान इस दिन लिख करके तैयार हो गया है, इस दिन लिख करके पूर्ण हो गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि किस तिथि को लागू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके बारे में संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ऑप्शन डी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले तो याद कर लेंगे यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ऑप्शन नंबर डी में आपके ये कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो आपका क्या राइट हो जाएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का। कितने प्रकार के न्याय का विवरण दिया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसके साथ साथ 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, और जो 2 प्रकार की समानताएं बताई गई हैं वह हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो जो उद्घोषित नहीं किया गया है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका वर्णन संविधान के जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों यानी कि 51 ए की तरफ आपके ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का विवरण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। पहली बात तो संविधान बनकर के तैयार हो गया था, जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, जिसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी यानी कि भारत की जनता को समर्पित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, उसके तुरंत बाद कब संशोधन किया गया, पहला संशोधन कब किया गया, ऑप्शन है 1951 में, बी है 1971 में, सी है 1976 में, डी है 1984 में। तो आप सभी याद रखेंगे कि संविधान के लागू होने के जस्ट एक वर्ष उपरांत ही वर्ष 1951 में ही पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, और इसके तहत एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका वह गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। जो संविधान की प्रस्तावना है वह निम्न में से ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में लोगों से ये वादा नहीं करती है कि ये हम आपको जरूर ही दिलाएंगे। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी है राजनीतिक न्याय, सी है विचार की स्वतंत्रता और डी है पूजा की समानता। तो देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की बात की गई है, 2 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, विचारों की स्वतंत्रता भी बताई गई, लेकिन पूजा की समानता, तो पूजा की समानता कहीं नहीं बताई गई। यहाँ ये कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं और राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों का आदर करेगा, लेकिन सभी एक ही समान धर्म और पूजा करेंगे, ऐसा कोई भी समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की तृतीय बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था, जो कि प्रस्तावना का आधार बनी थी। तो इसमें पहली बार संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा या 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। कल भी आपसे डिस्कस किया था कि गण माने लोग और तंत्र माने उनका समूह, तो लोगों का ऐसा समूह जिसमें कोई एक ही व्यक्ति राजा नहीं होगा, यानी कि वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं चलेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन सी है भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि कोई भी पिता का पुत्र हमेशा राष्ट्रपति, हमेशा प्रधानमंत्री, हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, बल्कि एक सीमित समय के लिए कई लोगों के द्वारा निर्वाचित और चुना जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। पहली बात तो कल्याणकारी जैसे शब्द और कल्याणकारी राज्य के लिए या राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियों जैसी शब्दों का वर्णों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो इसे याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के लिए लोक कल्याणकारी नीतियों का गठन करे, सृजन करे। तो ये आईएएस प्री में पूछा गया 1997 का क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रावधान है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य माना जाता है मुख्य रूप से क्योंकि ऑप्शन ए उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट में ही कोई काम हुआ इसीलिए वह गणराज्य हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन सी है लिखित संविधान तो अमेरिका का भी है, ब्रिटेन का भी है। ऐसे तो बहुत सारे देशों के लिखित संविधान है, तो क्या वो सभी गणराज्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ऑप्शन डी है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, ना कि वो नियुक्त किया जाता है बल्कि वह निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि भारत एक गणराज्य है। इसका जो मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यहाँ का जो राज्य का राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष है, वह नियुक्त नहीं किया जाता है बल्कि निर्वाचित किया जाता है। तो ये भी आपका गणतंत्र और गणराज्य और इनका एक ही अर्थ होगा कि शासक का वंशानुगत ना होना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। याद रखेंगे कि सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, तो अमेरिका का था। और अमेरिका का संविधान कितने पेजों का है, तो ये भी याद रखेंगे, उसमें मात्र 7 पेज हैं, 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। और सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। बीपीएससी सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान कौन सा है जिसके तहत सभी वयस्क नागरिक मतदान कर सकते हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले जान लेंगे कि जो मतदान की आयु है वह पहले कितनी होती थी, तो 21 वर्ष होती थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके कितनी कर दी गई है, इसे कर दिया गया है 18 वर्ष। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और जो ये मतदान का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है यह आपका कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान है उसे अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। और उसमें अंतिम रूप से हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए थे। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर को ही हम आज तक किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसे विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में आज भी हम मनाते हैं, क्योंकि इससे हमें यह तिथि याद बनी रहेगी कि इसी दिन हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। और इसे लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और कुल 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और इसको जब पूर्ण हो गया था तो वह कौन सी तिथि थी जब इसे पूर्ण रूप से तैयार मान लिया गया था, तो ऑप्शन ए है 11 फरवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया था, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू करके भारत की जनता को समर्पित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, यानी जिस संख्या के जिस समुदाय के जिस धर्म के बहुत ज़्यादा लोग हैं उनका समर्थन करेगा। ऑप्शन ए कह रहा था जितने भी धर्म विरोधी नागरिक हैं उनका समर्थन करेगा। ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करेगा, यानी कि जिन लोगों के धर्म की संख्या बहुत कम है उनका समर्थन करेगा। या ऑप्शन डी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो भारत है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो व्याख्या की गई है वह इस प्रकार की गई है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, वह किसी एक निश्चित धर्म की ना ही व्याख्या करेगा, ना ही उसे संरक्षण प्रदान करेगा, ना ही उसका समर्थन करेगा, बल्कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म कैसे हैं, समान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो कि यूपी लोअर प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, यानी कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मुझे किसी भी धर्म से मतलब नहीं है। ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है गणतंत्र होता है। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के बार बार आप देख रहे होंगे कि कई परीक्षाओं में लगातार पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे और किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएंगे। संविधान के ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कॉमन है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है या गणतंत्र होता है, ऑप्शन है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। देखिए प्रश्न तो वही है ना कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसी प्रश्न को कितनी बार घुमा घुमा के और कितनी अच्छी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या ये क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं होंगे, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि जहाँ राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत ना हो उसे क्या कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा किस में कहा गया है भारतीय संविधान की, कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो हमें ये बता रहा है कि जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकारों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, तब तक हम कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड बता देते हैं। बात की जाए तो मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे। मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। जबकि मूल कर्तव्यों को जोड़ा कब गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया। उस समय इनकी संख्या कितनी थी, तो कुल 10 थी। जिसके बाद 11वां मूल कर्तव्य आपका कब जोड़ा गया, तो 26वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा इसे 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जो कि था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। ये बात हो गई मूल कर्तव्य के बारे में। और अगर मूल अधिकार के बारे में बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किन में किया गया है, भाग 3 में किया गया है। और इनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो इस प्रकार आपने सभी चीज़ों के बारे में
थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया है। और यहाँ पर जो ये कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत की प्रस्तावना में इस तरीके की बात की गई है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भी आदर्श बताए गए हैं, उद्देश्य बताए गए हैं, उनकी जो रूपरेखा है उसकी व्याख्या आगे चल करके किस पार्ट में की गई है? संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है, मूल अधिकारों के अध्याय में उन्हें व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या नीति निर्देशक तत्वों में प्रस्तुत किया गया है, या मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तथा कर्तव्यों सभी में सम्मिलित किया गया है। तो आदर्शों और उद्देश्यों का जो वर्णन है वह किसमें किया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों, इन सभी में संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। तो ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के 25 क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।